हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज 12 मार्च, आज का दिन है ट्यूसडे। आज द हिंदू न्यूज़पेपर का कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे जो इज रिलेटेड टू यूपीएससी। ठीक है, आज का फर्स्ट पेपर में हिंदी पेपर में आपने देखा होगा, माय टेलीग्राम अपना जो टेलीग्राम चैनल में हमने प्रोवाइड किया न्यूज़पेपर, आपने देखा होगा। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट जो राय दिया है रिगार्डिंग इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर, उन्होंने जो एसबीआई का जो प्ली था, उन्होंने जो रिक्वेस्ट था, उनका जो डेट सबमिशन डेट था, तो उसमें लास्ट मतलब 2019 से 2023 तक जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को जितने भी डोनर्स उन्होंने एप्लीकेशन किया, उन्होंने डिटेल्स सबमिट करने के लिए बताया था। डेडलाइन क्या था? 12 मार्च। उसने सुप्रीम कोर्ट और भी 30 जून तक 2024 तक उन्होंने डेट मांगा था। ठीक है, तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है सॉरी एसबीआई ने डेट मांगा था, सुप्रीम कोर्ट ने उनको जो एसबीआई का रिक्वेस्ट है उनको रिजेक्ट कर दी। इस टॉपिक को हम डिस्कस करते थे। ठीक है, दूसरा है जो सेंटर टू स्टेट जो जो एसेट है, तो फाइनेंस जो शेयर होता है, मतलब एज पर फाइनेंस कमीशन, अभी रिसेंट आपने देखा होगा फाइनेंस कमीशन 16 फाइनेंस कमीशन उन्होंने अभी इलेक्ट हुआ। उसके पहले 15 कमीशन जो है, एक फाइनेंस कमीशन क्या करता है, सेंटर टू स्टेट जो शेयरिंग ऑफ जो है फंड, जो टैक्स कलेक्शन होता है उसमें कितना % शेयरिंग होगा उसका डिपेंड करता है। ठीक है, 16 फाइनेंस कमीशन अभी जो रिसेंट गई था, इस कारण में ये बोला था जो कभी देखा गया, कभी जो साउथ इंडियन स्टेट जो केरला है, तमिलनाडु है, इससे उसका जो परसेंटेज शेयर ऑफ फंड ट्रांसफर जो है काफ़ी रिड्यूस होते गए। ठीक है, इसके वजह से क्या हो, जो काफ़ी सारी जो 16 फाइनेंस कमीशन, जो भी फाइनेंस कमीशन है ना, काफ़ी सारे पैरामीटर के ऊपर डिसाइड करते हैं। ऐसा भी नहीं है कोई स्टेट अच्छा टैक्स कलेक्शन कर रहा है उसको अच्छा ट्रांसफर, ऐसा भी नहीं है। डिपेंड करेगा दो, कभी जो है डिफरेंस इन इनकम, मतलब ऑल ओवर द इंडिया स्टेट वाइज जो एवरेज इनकम जो होता है उसका कोई भी स्टेट अच्छा वेरी अच्छा इनकम, उसको डिफरेंस ज़्यादा होगा तो उसके लिए कम मिलेंगे, ऐसा भी परसेंटेज है। ठीक है, वही आर्टिकल हम डिटेल डिस्कस करेंगे। इसके ऊपर काफ़ी चर्चा हुई थी आर्टिकल के ऊपर, फाइनेंस कमीशन को काफ़ी सुप्रीम कोर्ट जो केरला गवर्नमेंट काफ़ी तमिलनाडु गवर्नमेंट काफ़ी उसके ऊपर काफ़ी दिन से वो लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। इस टॉपिक के ऊपर डिटेल डिस्कशन करने की ज़रूरत है। इम्पोर्टेंट अग्नि मिसाइल भी जो टेस्टिंग हुआ था उसको स्टार्ट है, उसको 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 जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको और अग्नि मिसाइल भी को जो है सक्सेसफुल टेस्टिंग किया। इसमें क्या होगा, इसका जो अग्नि मिसाइल भी जो है ये मिसाइल का एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये मोर देन 5000 किलोमीटर तक उन्होंने टारगेट कर सकता है, एक साथ जो मल्टीपल टारगेट कर सकता है। ठीक है, ऐसा बताया जा रहा है इंडिया से चाइना का जो मेजर सिटीज़ जो है उसको टारगेट कर सकता है। ठीक है, तो अग्नि मिसाइल भी तो इम्पोर्टेंट अचीवमेंट है पर डीआरडीओ, हमारा जो साइंटिस्ट है, इंडियन साइंटिस्ट है। दूसरा एक आर्टिकल है राइनो जो है, एक इंपॉर्टेंट जो बार बार बताया जा रहा है, जो हमारा क्लाइमेट ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ठीक, क्लाइमेट जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है इसके लिए क्या होता है, वन काफ़ी सारी जो एनिमल्स है उसका काफ़ी सारे प्लांटेशन है, काफ़ी सारे उसका जो ग्लोबल वार्मिंग का जो है उसके इम्पैक्ट में आ जाएगा। एक रिसर्च करके पाया गया तो राइनोस जो है डोंट कैन नॉट स्वीट, उसका तो पसीना नहीं होता, पसीना नहीं होगा तो उसको ठंड कूलिंग नहीं होता। अगर गर्मी ज़्यादा होएगा, ऐसा बार 2085 के बाद मतलब अफ्रीका का कई सारी जगह में जो है राइनो मतलब ख़त्म हो जाएगा, मतलब विलुप्त हो जाएगा। तो अदरवाइज स्टेट में कोई ऑप्शन नहीं आ, अभी से कई सारी जो नेशनल पार्क है उसे कई सारी ऑप्शनल लेना पड़ेगा, तो अभी जो राइना जो है इसका जो हैबिटेट है इसको हम बचा सकते हैं। इस टॉपिक को हम डिटेल डिस्कस करेंगे। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, हमारा जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट फर्स्ट तो 1955 में लॉन्च हुई थी, उसके बाद 2019 में उसको अमेंडमेंट किया था। ठीक है, अमेंडमेंट किया था, ऐसा था कई उसको बाद जो कई सारी जो है जब पार्टीशन के बाद उसके बाद 1971 में भी कई सारी जो है रिफ्यूज जो है इंडिया में आ गया। ठीक, उसके बाद भी कई सारी जो है बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से कई सारी हिंदू, सिख, क्रिस्तान, जैन ऐसे कम्युनिटी जो है नॉन मुस्लिम जो है वो इंडिया में आके बच गया। उनका भी जो है सिटीजन से अंडर आने के लिए एक अमेंडमेंट ले आया था। कब ले आया था? 2019 को लेके आया था। लेकिन जो है एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन जो है कोई भी अमेंडमेंट लेके आता है उसका जो 6 मंथ के बाद जो है उसका अंदर इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ता है उसका पार्लियामेंट को, राज्यसभा लोकसभा को। लेकिन जो है 2019 के बाद जो है कई जगह से उसके ऊपर प्रोटेस्ट आया था, इसके अगेंस्ट में पहुँचा था। हम बात करें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और जो है बांग्लादेश का जो भी हिंदू, सिख, क्रिस्चियन इसका बात करें, लेकिन इसके बाद भी कई सारे लोग जो है हम श्रीलंका से भी आए, म्यांमार से भी आए,
उनके लिए हम ये जो है अमेंडमेंट जो उसके लिए नहीं है, ठीक है। अभी बात हो रहा है जो लोग हमारा जो आर्टिकल नंबर 14 है उसको राइट टू इक्वलिटी, मतलब हर सिटीजन्स की इक्वलिटी है, इवन फॉरेनर जो लोग रहते हैं वहाँ पे इक्वलिटी है। लेकिन हम बात कर रहे हैं जो लोग हिंदू, सिख, क्रिस्तान, जैन जो है पाकिस्तान, बांग्लादेश और जो है अफगानिस्तान से आ रहे उनके लिए एप्लीकेबल है। लेकिन जो लोग श्रीलंका और जो है म्यांमार से उसके लिए एप्लीकेबल नहीं। ये तो राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 जो है एप्लीकेबल नहीं, इसका भी प्रोटेस्ट पे हुआ था। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट बहुत मेजर क्लॉज जो है, बांग्लादेश से कई सारे रिफ्यूजी इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, मोर देन 20 मिलियन पीपल जो असम में आके बैठ गया। असम में आके बैठने के बाद जो लोग असम का जो डेमोक्रेसी है कई सारे इशू डिस्टर्बेंस हो गया, इसका जो एक्चुअली जो लोग असम में वहाँ पर रहता है और जो बांग्लादेश रिफ्यूजी है वहाँ पर रह गया। अभी 1985 में 1985 ध्यान दीजिए 1985 में असम अकॉर्ड उसको लॉन्च हुआ था। इसमें क्या हुआ था, जो लोग रिफ्यूजी है उनको इधर से निकाला जाए, इसका अपने जो है लॉन्च किया था। अभी जो 2019 में ये जो अमेंडमेंट हुआ था सिटीजनशिप में, ये अगेंस्ट में जा रहा है, ठीक है। इसके अगेंस्ट में वो लोग ये कर रहा है, बट वो तो क्लॉज नंबर जो 14 थे, अगर तो हम दूसरे को जो लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान उसको हम एप्लीकेबल है, बाकी जो बांग्लादेश के लिए नहीं उसका वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट ऐसा भी है मोर देन 100 पीपल मौत भी हो गए प्रोटेस्ट के लिए। इसलिए जो 2019 में जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें जो उसके बाद वो लागू नहीं हो पाया, ठीक है। अभी येस्टरडे जो सेंटर से वो लॉन्च किया, अभी वो एप्लीकेबल करना है बोल के सेंटर से उन्होंने अमेंडमेंट उसको नोटिफिकेशन दी। तो टोटल 5 आर्टिकल हम एक समरी हम डिस्कस किया, ठीक है। इस समरी का अगर डिटेल्स आपको सामने PDF चाहिए तो क्या करना है आपको, विन IAS टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना है। कैसे ज्वाइन करना है, वेरी इजी, आपको जो इसका डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका लिंक दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। आज का इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू न्यूज़ ऑलरेडी हमने प्रोवाइड कर दिया, उसमें हम डिटेल जा सकते हो, डिटेल पढ़ सकते हैं इसको। डेली बेसिस में आपको हम उसको टेलीग्राम चैनल में हम डिटेल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसके लिए भी आपको कोई जानकारी चाहिए और कुछ दिक्कत है तो आपको टेलीग्राम चैनल के थ्रू और कमेंट के थ्रू बोल सकते हैं, ठीक है। तो आज का फर्स्ट आर्टिकल देखते हैं। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, कल भी हमने इसको इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर डिटेल डिस्कस किया। तो आज का जो और दोबारा नहीं बताएंगे, आज का जो जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है, उस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक्चुअली जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हुए 2017 में जो है 2017 में फाइनेंस बिल में अमेंडमेंट हुआ था। उसके बाद 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है लागू हुआ था, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स क्या है, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स एक डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। डोनेशन किस प्राइस में होता है, वो तो 1000 होता है, 10,000 होता है, 1 लाख हो सकता है, 1 करोड़ तक हो सकता है। डोनेशन कौन देता है, कोई भी जो इंडिविजुअल दे सकते हैं, कोई भी कॉर्पोरेट ऑफिस, कोई भी कंपनी भी दे सकते हैं, कोई भी आदमी डोनेशन दे सकते हैं, ठीक है। डोनेशन देने का डोनेशन का नाम जो है वो रिफ्लेक्ट हो पब्लिश नहीं हुआ था, मतलब डोनेशन कौन दे रहा है, मतलब अनजान आदमी डोनेशन दे रही है, तो डोनेशन का जो नाम जो है भी नहीं होता। अभी जो हमारा आर्टिकल नंबर 19/1/A, इसमें जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो वोटर है वोट देते हैं पॉलिटिकल पार्टी को, उसका राइट टू इन्फॉर्मेशन है, मतलब उसका जानकारी का हक है, राइट है इन्फॉर्मेशन। मतलब कोई भी जो कौन डोनर, कौन जो अननोन पर्सन जो है पैसे देते हैं पॉलिटिकल, उसको डोनर्स का जो है जानकारी, नाम जानकारी चाहिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन इस क्लॉज के कारण। इसलिए जब 15 फरवरी 2024 को, कब 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने एक राय दी थी, जिसमें बताया गया था इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अंदर नहीं है, उसको स्टॉप करने के लिए किसको बताया, SBI को बताया, ठीक है। SBI को उन्होंने बता दिया इसको इमीडिएट बेस में स्टॉप करिए, ठीक है, नंबर 1। दूसरा जो है कोई भी बॉन्ड इशू कर दिया लेकिन उन्होंने अभी तक इनकैश नहीं हुआ, तो उसको पैसा जो डोनर को वापस कर दिया जाए, मतलब पॉलिटिकल पार्टी को इनकैश करने में इनकैश नहीं होगा, मतलब ना इशू भी नहीं होगा ना इनकैश भी नहीं होगा, इन बिटवीन जो जिसका इशू हो गया उसको पैसा वापस जाएगा जो जिसने पैसा दिया। ये नंबर 2 है। दूसरा इंपॉर्टेंट उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बताया था, तो SBI को जो है अभी तक मतलब 2019 से लेकर 2023 तक जितना भी डोनेशन गया, मतलब जितना भी डोनर्स दिया, डोनर्स का नाम कितना पैसा दिया, वो इंडिविजुअली जो है सबमिट करने के लिए बात है। किसको बात है, वो इलेक्शन कमीशन को देना है। इलेक्शन कमीशन क्या करेंगे, अपना साइट में उसको लॉन्च करेंगे। ये कब बात है, 15 फरवरी। अभी जो है ये स्टार्ट थे रिसेंटली, जब 2 दिन पहले SBI ने
सुप्रीम कोर्ट को एक रिक्वेस्ट की, प्ली दी उन्होंने। अभी तो मतलब इतना से डॉक्यूमेंट्स जो है, मतलब कई अलग अलग ब्रांच में, कई सारी जो है ऑनलाइन है, कई सारी जो ऑफलाइन है, ठीक है, अलग अलग जगह में है, ठीक है, अलग अलग जगह। उसमें क्या हो रहा है, सारी चीज़ इकट्ठा करना, उसको मैच करना बहुत टीडियस जॉब है, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें टाइम काफ़ी लगेगा। इसलिए जो डेडलाइन है 12 मार्च से, उसका नो ये डेडलाइन में संभव नहीं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट उसको किसको दिया, सॉरी एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को प्ली किया, रिक्वेस्ट किया, ठीक है। अभी क्या बोले, एसबीआई की प्ली क्या था, द बैंक शॉर्ट टू टाइम के जून 30, 2024 तक में किया, तो मैच द मतलब जो किसने दिया मैच द दो जो ट्रांजेक्शन, मतलब डोनर्स और दो किसने लिया, पॉलिटिकल पार्टी, किस कौन डोनर दिया, कौन पॉलिटिकल पार्टी उन्होंने इनकैश किया। इसमें काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग। और एक जो है अलग अलग ब्रांच में जो अलग अलग फाइल्स में, कई सारे जो पेपर्स में, कई सारे इशू स्लिप है, तभी कोई डोनर्स अपना डोनेशन दे, इशू स्लिप देते हैं ना, तो इशू स्लिप अलग अलग बैंक में फाइल मतलब फाइल करके रखा है, कई जगह मतलब एनवलप में रखा है, वो ऑनलाइन नहीं है, तो सारी चीज़ें मुंबई ब्रांच में ला के आना पड़ेगा, टाइप कंज्यूमिंग हो जाएगा, ठीक है। अलग अलग जगह में सपोज एक अलग जगह से इनकैश कर, दूसरे इनकैश कर दिया पॉलिटिकल दूसरे सिटी में जाके, सपोज कोई भी जाके मुंबई में, तो कोई दिल्ली में जाके डोनेशन कर रहा है, तो डोनेशन ये दे रहा है, अभी मुंबई में जाकर इनकैश कर, तो अलग अलग जगह में मैच करने का काफ़ी टाइम लगेगा, कौन डोनेशन दे रहा है, कौन इनकैश कर रहा है, कौन पॉलिटिकल पार्टी, इसमें टाइम कंज्यूमिंग है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट और भी टाइम कब मांगा, जून 30, 2024 तक टाइम मांगा। लेकिन सॉरी एसबीआई ने, तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोला है, एसबीआई शुड डिस्क्लोज दी इसी डेट बिफोर, तो सुप्रीम कोर्ट जो एसबीआई का जो प्ली है उन्होंने रिजेक्ट कर दी। उन्होंने बोला मतलब आज मतलब मार्च 12 मतलब इवनिंग तक वर्किंग आवर्स का अंदर फाइली, तो उसको इलेक्शन कमिश्नर को उनको डिटेल्स देना पड़ेगा, तो उसको टाइम डेडलाइन उन्होंने माना नहीं। सुप्रीम कोर्ट का जो कहना था, तो एसबीआई के पास जो है जो कोई भी आदमी डोनेशन देता आता है, डोनेशन दिखाता है, उसको जो एक तो केवाईसी फॉर्म फिल करना पड़ता है, आपको कोई भी आप बैंक में केवाईसी फॉर्म में डोनेशन तो है नहीं, तो केवाईसी फॉर्म फिल करते हैं, तो एप्लीकेशन देता है, तो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट होगा ही होगा सुप्रीम कोर्ट एसबीआई के पास। दूसरा जो है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर कोई इनकैश करता है, तो उसको काइंड अकाउंट एसबीआई के पास होगा ही होगा, तो सारी डॉक्यूमेंट्स एसबीआई के पास ऑलरेडी है, इसलिए सारी डॉक्यूमेंट्स एसबीआई टाइमली जो है इलेक्शन कमीशन को दे दे आज मतलब 12 मार्च को इवनिंग तक। उसके बाद इलेक्शन कमीशन क्या करेंगे, 15 मार्च को जो है अपना साइट में सारी डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड कर दे, इसको बताया था, ये उनका कहानी है। ठीक है, ये सारी हम रिसर्च कर लिए। ठीक है, ये पॉइंट सॉरी इसका पॉइंट है। इसका रिलेटेड जो है अगर गवर्नमेंट का पॉइंट जो 2017 में अगर इलेक्ट्रल बॉन्ड टाइम में कई सारी उन्होंने चेंजेस भी किए, कई सारे कानून जो है उन्होंने चेंज कर दिया, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को जो डोनेशन का डोनर जो है उसका नाम बाहर ना आए, कई सारी जो उन्होंने चेंज कर लिया, कई आपने देखा काल में हम डिस्कस किया उसने, जो पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट का भी चेंज किया, कई सारे इनकम टैक्स एक्ट में चेंज किया, आरबीआई एक्ट में चेंज किया, ठीक है, क्योंकि आरबीआई एक्ट में जो बता रहा है, आरबीआई एक्ट में जो है कोई भी डोनेशन मतलब पॉलिटिकल जो कोई भी डोनेशन व कोई भी नोट जो है आरबीआई के पास और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो है, सेंट्रल बैंक में जो उसके पास जो है अथॉरिटी है, मतलब आरबीआई की अथॉरिटी है। लेकिन आरबीआई एक्ट को ही उन्होंने गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया, उसमें जो है आरबीआई से लेके उन्होंने एसबीआई को उन्होंने सोचा शेड्यूल बैंक, एसबीआई शेड्यूल बैंक इशू मतलब लेटर इशू करने के लिए एसबीआई के पास सोचा था, इन्हें मेजर चेंज हो गया था इसमें। और भी कई सारे उन्होंने चेंज किया। पहले क्या था, गवर्नमेंट को जो है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है कोई भी डोनेशन 20,000 के ऊपर डोनेशन देता है, उसका डोनेशन का नाम डिटेल्स उन्हें रिकॉर्ड रखना पड़ता। लेकिन उन्होंने भी चेंज किया गवर्नमेंट, उन कोई भी डोनेशन दे उसको लिए इलेक्ट्रल बॉन्ड के लिए कोई डोनेशन का नाम जो चेंज रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उधर भी चेंज किया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ये सारी चेंजेस के वजह से सुप्रीम कोर्ट जो है ये डॉक्यूमेंट इसको जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को उन्होंने इसलिए जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं एक ब्लैक मनी जो है करते हैं, डोनेशन का नाम तो है नहीं। एक चेंज और भी किया था, इनकम टैक्स एक्ट भी, इनकम टैक्स जो है इनका आईटी एक्ट में चेंज किया। आईटी एक्ट में क्या चेंज किया, पहले कोई कॉर्पोरेट जो ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है, अपना जो 7.5% प्रॉफिट होगा, कंटिन्यूस 3 साल 7.5% प्रॉफिट होगा, तो अभी वो कोई पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे सकता था। लेकिन फाइनेंस एक्ट में रिविजन जो चेंज करने के बाद इन्होंने क्या किया, अभी नहीं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन
कोई भी जो है लॉस मेकिंग है तो भी डोनेशन कर सकते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ये बोले कोई भी लॉस मेकिंग कंपनी है अगर डोनेशन दे रहे को फायदे तो कुछ ना कुछ लेगा है, इसलिए बोले मतलब एक गिव एंड टेक पॉलिसी है। ठीक है, ये जो ब्लैक मनी का जो एक इन्वॉल्व है, क्रॉनिक कैपिलेशन इन्वॉल्व है, इसलिए जो कई सारे फैक्टर की वजह से इन्होंने जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन घोषित कर दिया। ये कुछ पॉइंट है इस टॉपिक के ऊपर, और भी डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट है, कई सारे चर्चा में आ रहे हैं इस आर्टिकल, इसका क्वेश्चन कई एंगल से हो सकता है, तो और भी एक बार डिटेल्स के ऊपर स्टडी करके रेडी करके रखिए। ठीक है, दूसरा आर्टिकल सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो बात कर रहे थे सिटीजनशिप अमेंडमेंट, हम सिटीजन में 2019 में उसको चेंज अमेंडमेंट हुआ था। हमारा जो ओरिजिनल सिटीजन अमेंडमेंट है वो कब हुआ था, 1955। हम सिटीजनशिप कब लेते, कैसे लेते हैं हम, इन टर्म से बात, हम इस इंडिया में जन्म लिया तो इसमें हम बात बाई बार्थ हम ले सकते हैं, बाई डिसेंट वो भी ले सकते हैं। ठीक है, बाई जो न्यूट्रलाइजेशन को भी ले सकते हैं, बाई रजिस्ट्रेशन जो है ये भी ले सकते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन मतलब है कोई भी बाहर का कंट्री कोई भी सिटीजन अगर यहाँ पे कई साल तक रहे, सेंट्रल गवर्नमेंट 11 साल के ऊपर जॉब करे, वो भी अपना रिक्वेस्ट अपना कर सकते हैं सिटीजन के लिए। कई से क्लॉज है, तो क्लॉज को वन बाई में डिस्कस करेंगे, सिटीजन किस लग सकता है और 2019 में क्या चेंज हुआ था, उसका जो प्रोटेस्ट क्या हुआ था, क्लॉज के अच्छी तरह समझना बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है। तो हमने वन बाई डिस्कस करते हैं। तो हमने तो एक पॉइंट कर लिया, तो जो हमने 31 जो है दिसंबर 2024 में 2014 को पहले जो अमेंडमेंट हुआ था, इसमें ये बता रहा था 31 दिसंबर 2014 के पहले कहाँ कौन सा कंट्री, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान जो भी हिंदू जो है, क्रिश्चियन, जैन, पारसी, ये जो कुछ कम्युनिटी है अदर देन नॉन मुस्लिम, वो जो आया था, कब आया था 2014 31 दिसंबर के पहले, वो इसके लिए अमेंडमेंट इसके लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं, उसके लिए एप्लीकेबल है, अदर देन नहीं है, ऐसे कुछ बात करता हूँ। ठीक, इसका प्रोटेस्ट क्या हुआ था वो भी एक डिटेल देख लेते हैं। पहले देखते सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 है क्या। तो भाई वेरियस वे इन सिटीजन में भी हमारे सिटीजन 1955 है, वेरियस प्रोसेस में हम सिटीजनशिप ले सकते हैं। उसमें क्या है, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय न्यूट्रलाइजेशन और बाय इनकॉर्पोरेशन इनटू टेरिटरी इनटू इंडिया। कैसे टेरिटरी जो इंडिया का इनकॉर्पोरेशन होने के बाद भी वो सिटीजनशिप मिल सकता है। ठीक है, और डिसेंट बाय का डिसेंट में कोई हमारा कोई पेरेंट कोई किसी का पेरेंट जो है इंडिया में रह रहे हैं, ठीक है, उसके वजह से भी जो अपना सिटीजनशिप वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है, लेकिन वो बाहर रहते हैं, लेकिन उसका पेरेंट जो है हो सकता है उन्होंने इंडिया के अंदर है, उसके लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। ओवरसीज जो है सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, OCI कार्ड होल्डर, तो ओवरसीज ऑफ इंडिया सिटीजन, कई सारे बाहर कंट्रीज है ओवरसीज इंडिया सिटीजनशिप अमेंडमेंट वो भी कर सकते हैं। ठीक है, साथ में मल्टीपल एंट्री, मल्टीपर्पज, लाइफ लॉन्ग वीसा विजिट, ऐसे ओवरसीज OCI कार्ड जो है मल्टीपल, कोई बाहर से वो मल्टीपल एंट्री कर सकते हैं, मल्टीपर्पज जो है लाइफ लॉन्ग वीसा टू विजिट टू इंडिया, तो इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैटर क्या हो रहा है, इलीगल माइग्रेंट इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम एक्वायरिंग इंडियन सिटीजन। इलीगल माइग्रेंट क्या होता है, बहुत सारे इलीगल माइग्रेंट जो बात कर 20 मिलियन के ऊपर जो है रिफ्यूजी, मतलब एनी रीजन ऊपर जो असम में आके, बांग्लादेश से आके असम में आके माइग्रेशन हो गए, ये भी बहुत सारी इशू है। ऐसे भी इलीगल माइग्रेंट हो सकता है विदाउट वैलिड ट्राइबल डॉक्यूमेंट, यदि इलीगल माइग्रेंट कोई बांग्लादेश से कोई भी आगे विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट, पाकिस्तान से कोई भी वैलिड इलीगल माइग्रेंट है, लाइक वीसा, पासपोर्ट, किसको पासपोर्ट नहीं भेजा, इलीगल माइग्रेंट हो गया। ठीक है, और भी आज कोई भी जो बाहर फॉरेनर जो आता है वीसा लेके, लेकिन वीसा एक्सपायरी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आके रह गया वो तो वापस नहीं किया, तो एक इलीगल तो हो गया, तो इसमें क्या होता है डिपोर्टेड और इम्प्रिजन, जेल भी हो सकता है। ठीक है, एग्जम्पशन क्या है, इन सितंबर 2015 एंड जुलाई 2016 गवर्नमेंट एग्जेम्प्टेड सर्टेन ग्रुप्स ऑफ इलीगल माइग्रेंट फ्रॉम बीइंग इम्प्रिजन और डिपोर्टेड, और वापस करने के लिए इम्प्रिजन सर्टेन ग्रुप को उन्होंने एग्जेम्प्टन किया। उन्होंने ये बताया, जो बार बार बोल रहा हूँ, 2014 दिसंबर 31 को पहले जो भी पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान जो भी है नॉन मुस्लिम, मतलब हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी एंड क्रिश्चियन ग्रुप, ध्यान दीजिए, ये जो है ग्रुप जो है आया था वो लोग एग्जेम्प्टेड है, मतलब इसको इम्प्रिजन नहीं होगा, वो लोग इसको एग्जेम्प्टेड है। इसमें बात है कई प्रोविजन अमेंडमेंट एक्ट, इन ऑर्डर टू गेट बेनिफिट दे मस्ट हैव टू एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द फॉरेनर एक्ट 1946। तो अगर बेनिफिट लेना तो फॉरेनर एक्ट जो है उसको एग्जेम्प्टेड होना पड़ेगा। पासपोर्ट एंट्री एक्ट जो 1920 उसके एग्जेम्प्टेड होना पड़ेगा। ठीक है, 1920 जो है एक्ट जो फॉरेनर टू कैरी पासपोर्ट, while 1946 एक्ट रेगुलेट द एंट्री एंड डिपार्चर ऑफ द फॉरेनर इंडिया। ठीक है,
फॉरेनर इंडिया, फॉरेन एग्जिट मतलब कोई एंट्री या डिपार्चर, कोई बाहर का आदमी आ रहा है उसके एंट्री डिपार्चर के लिए ये एक्ट बनाया गया था। टाइम एंट्री करे, टाइम पे वापस जाए, ठीक है। और जो पासपोर्ट, कोई भी फॉरेनर हो तो पासपोर्ट को अंदर लेके आना पड़ेगा। ऐसे नहीं कोई भी इलीगल माइग्रेट हो गया, अच्छा भाई नहीं उसको एप्लीकेबल नहीं, तो एग्जेम्प्टेड होना पड़ेगा, ठीक है। पहले और वैलिड वीसा होगा, पहले पासपोर्ट हो तभी आना पड़ेगा। सिटीजनशिप बाई रजिस्ट्रेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन, ये बहुत ध्यान से पढ़े। इसमें क्या होगा, इफ ए पर्सन इंडिया फॉर ईयर, कोई भी पर्सन आदमी जो इंडिया में 1 साल का रहे और वन ऑफ ए पेरेंट्स जो है इज ए फॉर्मर इंडियन सिटीजन, कोई भी एक आदमी पहले तो फॉरेनर है, बाहर रहते थे, कोई भी बाहर रहते, अभी इंडिया में 1 साल से रहे और उसका एक पेरेंट जो है, मम्मी या पापा कोई भी एक है, उसका ऑलरेडी सिटीजनशिप, तो वो लोग एप्लीकाई सिटीजनशिप बाई रजिस्ट्रेशन, मतलब ये रजिस्ट्रेशन थ्रू सिटीजनशिप अप्लाई कर सकता है, ठीक है। दूसरा जो है सिटीजनशिप बाई न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या है, वन ऑफ द क्वालिफिकेशन इज दैट सर्टेन, कोई पर्सन को सर्टेन क्वालिफिकेशन होना चाहिए। फर्स्ट क्या है, ही रिसाइड इंडिया फॉर हैव बीन सर्विस सेंट्रल गवर्नमेंट में कम से कम 11 साल उसको जॉब करना चाहिए बिफोर अप्लाइंग सिटीजनशिप, ठीक है। रिसाइड इंडिया हैव बीन रिसाइड इंडिया पर्सन मस्ट, उसको रिसाइड अंदर रहेगा और मस्ट भी सर्विस सेंट्रल गवर्नमेंट 11 साल के ऊपर इसके अप्लाई कर सकता है। बिल एग्जेम्प्टेड हिंदू सिख क्रिश्चन बात कर रहा था, इसमें जो एग्जेम्प्टेड जो है हिंदू सिख क्रिश्चन जो है वो लोग क्या है, पाकिस्तान बांग्लादेश आया था उसके लिए ये जो 11 साल का जो क्लॉज है उसको 5 ईयर्स तक उन्होंने कर दिया, ठीक है। सिटीजन एक्वायरिंग सिटीजन वॉच ऑफ पर्सन विल बी डीम टू बी सिटीजन इंडिया फ्रॉम डेट ऑफ एंट्री, उसको किसको सिटीजन मिलने के बाद जो है जिस दिन से उन्होंने इंडिया में लाया उस दिन वो सिटीजन उनको मिल जाएगा। उसके बाद जो है और जो है लीगल प्रोसीडिंग, उसको कोई लीगल प्रोसीडिंग चल रहा है, कोई लीगल प्रोसीडिंग चल रहा है उसके लिए वो भी मतलब एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। तो पहले से केस चले मतलब पासपोर्ट नहीं, कुछ भी नहीं, कहीं चल रहा है, उसके लिए इलीगल माइग्रेंट के लिए कोई भी जो सिटीजन मिलने के बाद सारी जो है वो केस जो है बंद हो जाएगी, ठीक है। अभी कॉन्सर्न बहुत ध्यान से, कॉन्सर्न क्या है, मैटर क्या होता है, उसको 2019 के बाद इम्प्लीमेंट होने के बाद भी आज तक भी उन्होंने इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ। इम्प्लीमेंट जो बात का जो है आसाम जो है, आसाम अकॉर्ड 1985, उसमें क्या होता है 20 मिलियन के ऊपर जो है आधा मतलब इरिस्पेक्टिव मेनी रिलीजन, कोई भी रिलीजन आदमी जो है बांग्लादेश से आकर आसाम में आके बस गया। आसाम में क्या किया 19 जो है 85 को मतलब 85 में अकॉर्ड किया, उसको वापस करने के लिए वो अकॉर्ड कानून जारी किया आसाम में, ठीक है। क्रिटिसाइज इसमें क्या हुआ था, इसमें क्रिटिसाइजन यही है, तो अगर हमने ये अमेंडमेंट कर रहे सिटीजन के ऊपर आप कर रहे तो इसको जो ये जो है बात कर आसाम में अकॉर्ड है उसको दोनों कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ये मैटर हो रहा है, ठीक है। 20 मिलियन ने जो बात इमिग्रेंट मैल का जो बात हुआ था, अभी जो हमारा वायलेट आर्टिकल 14, जो आर्टिकल 14 का बात कर रहा है राइट टू इक्वलिटी मतलब है कोई भी सिटीजन का राइट टू इक्वलिटी है। हम बात करें बांग्लादेश, पाकिस्तान और बांग्लादेश अफगानिस्तान जो नॉन मुस्लिम करेंगे, राइट टू इक्वलिटी का अंदर नहीं आ रहा है, तो फिर बाकी के जो और भी जो म्यांमार और श्रीलंका से और भी तो आदमी इधर आके बस गया, तो उन लोगों क्या है उसको राइट टू इक्वलिटी नहीं हो रहा है, ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। इसलिए कई से प्रोटेस्ट हुआ, कई से जो है मारपीट हुआ, कई लोगों का मौत भी होगा, 100 को मारपीट, इसलिए जो एक्ट जो है अभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ था। जो बांग्लादेश जो बांग्लादेश से श्रीलंका जो बात हुआ था, श्रीलंका म्यांमार के लिए ये सारी पॉइंट के ऊपर ये होल्ड हो गया था, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या बोला, गवर्नमेंट एक करके बोल रहा था, ठीक है। गवर्नमेंट बोला जो आसाम अकॉर्ड, देख आसाम अकॉर्ड के बारे में गवर्नमेंट ने बताया था जो उसके लिए अलग से एक जो है कमेटी बैठा है, कमेटी डिसाइड करेंगे कौन सा क्या अलग से डिसाइड करेंगे। और जो है बांग्लादेश जो और म्यांमार श्रीलंका जो भी आदमी आए वो लोग और स्टेट है केस टू केस उन्होंने स्टडी कर रहा है, ठीक है। ये पॉइंट का सेंटर का जो है सेंटर ऑलरेडी बोला है, सेंटर ऑलरेडी जो है पहले पार्टीशन के टाइम में और जो है 1971 में ऑलरेडी काफ़ी जो है पीपल जो है 1 मंथ तो जो एब्जॉर्ब किया, रिफ्यूजी एब्जॉर्ब का इंडिया का अंदर सिटीजन जो मिला है, ठीक है। ये बात किया तो केस टू केस डिपेंड करें। और जो है अकॉर्डिंग गवर्नमेंट बिल एम्स द ग्रांटिंग रादर देन टेकिंग अप, किसी को ग्रांटिंग व टेकिंग अप कैसे नहीं कर रहा है, किसी को ग्रांट सिटीजन देने के लिए बात कर रहे हैं, किसी सिटीजन लेने के लिए वापस नहीं बात नहीं कर रहा, ठीक है। अभी मैटर क्या है, अभी जो बांग्लादेश हो गया इन्वॉल्व हो गया इसके अंदर, श्रीलंका इन्वॉल्व हो गया, तो पाकिस्तान इन्वॉल्व हो गया, ये जो कंट्री जो है इसके अंदर ये जो कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ये भी वन रीजन, इसका तो रिलेशन भी खराब हो रहा है, ये भी मैटर सामने आ रहा है, ठीक है। इसके लिए भी कभी इम्प्लीमेंट नहीं, वन ऑफ द मेजर रीजन it as that government will examine the application from any other community in the case to case basis, मतलब केस टू केस बेसिस में उन्हें और भी कम्युनिटी का एप्लीकेशन कर रहे हैं, केस टू केस बेसिस में गवर्नमेंट
उसको चेक करेंगे, एप्लीकेशन चेक करेंगे। ऐसा भी नहीं किसी को मतलब कोई भी ऑलरेडी सिटीजन है उसको वापस करने के लिए नहीं, किसी को देने के लिए गवर्नमेंट बात कर रहा है, ठीक है। बात करते हैं ना, एक 1972 और जो एक पार्टीशन टाइम 97 कम से कम एब्जॉर्ब 1.2 मिलियन रिफ्यूजी ऑलरेडी गवर्नमेंट एब्जॉर्ब किया, जो काफ़ी हिंदू मुस्लिम, हिंदू सिख बुद्ध की जो ऑलरेडी आ गया, उससे बाकी जो दूसरी जगह में आ गया था, बांग्लादेश से भी आ गया, पाकिस्तान से आ गया हिंदू सिख बुद्धिस्ट कम्युनिटी को, उसके लिए भी अमेंडमेंट किया था, ठीक है। और जो बोला था, अगर रिगार्डिंग क्वेश्चन नॉन इंक्लूडिंग माइनॉरिटीज श्रीलंका म्यांमार दैट द गवर्नमेंट, ये भी बोला था जिसको मैंने ऑल सिटीजन प्रोसेस स्टेट केस टू केस डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। और जो है बांग्लादेश पाकिस्तान एक मुस्लिम कम्युनिटी है, इसलिए अलग से उसके लिए माइनॉरिटी के लिए अलग से ध्यान देना, कुछ ऑलरेडी मुस्लिम कम्युनिटी ऑलरेडी है, अपनी कंट्री है, उसके अलग से उसके लिए कानून बनाना पॉसिबल, इसलिए उस रिलीजन्स के लिए, उस कम्युनिटी के लिए, इसलिए अलग से हिंदू नॉन मुस्लिम के लिए अलग से क्लॉज बना है, ये कुछ पॉइंट है, ठीक है। On January 2019 में गवर्नमेंट ने नोटिफाइड हाई लेवल कमेटी ACL फॉर इम्प्लीमेंटिंग द क्लॉज 6 ऑफ आसान अकॉर्ड, लार्ज द कमिटी टू सबमिट द रिपोर्ट एट द अर्लिएस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट इफेक्टिव स्टेप। तो ये जो कमेटी ACL कमेटी रिपोर्ट देने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेप लेंगे, ये गवर्नमेंट का स्टैंड है, ठीक है। ये बात क्लियर है। अभी जो करंट बात करें, जो गवर्नमेंट एक बार कल बताया था, गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करेंगे उसको जो अमेंडमेंट है CAA एक्ट है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट CAA एक्ट जो है इमीडिएट बेसिस में इम्प्लीमेंट करेंगे। कब करेंगे, जो है कौन सा ग्रुप को, हिंदू सिख क्रिश्चियन पारसी जैन, इसका नॉन मुस्लिम जो कम्युनिटी है, इसका 2014 दिसंबर 31 को पहले जो आया इंडिया का उसके लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है। ये कुछ पॉइंट है। तो बात कर रहा था, कोई भी एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन जो कोई भी अमेंडमेंट होता है 6 महीने के अंदर उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए, लोकसभा राज्यसभा जो इसमें। लेकिन जो ये जो प्रोटेस्ट हुआ 100 के पीपल जो इसमें इसलिए मारे गए, इसलिए जो होम मिनिस्टर जहाँ उन्होंने कही जो डेट को डे बाई डे उनको पीछे रखा, तो एक्सटेंड किया था, एक कुछ पॉइंट है, 2 आर्टिकल हम कवर किया। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आ गया, Modi congratulated DRDO scientists for the fast flight test of Agni 5 मिसाइल। तो Agni 5 मिसाइल जो फास्ट फ्लाइट है उसको टेस्टिंग के लिए कांग्रेचुलेशन किया था नरेंद्र मोदी जी ने। किसको किया, DRDO साइंटिस्ट के लिए किया था। मिशन का नाम क्या है, डिब्रास्टो। कुछ पॉइंट जानकारी का आपको इंपॉर्टेंट है, मिशन का नाम है डिब्रास्टो, ठीक है। इसमें ऐसा क्या है, जो Agni 5 मिसाइल है तो 1990 के पास 1990 से ऑलरेडी हमारा डिफेंस में थे, ठीक है, उसमें हम यूज़ कर रहे थे। लेकिन जो है अभी जो Agni 5 मिसाइल न्यू उसमें को नया डेवलपमेंट किया था, ठीक है। ये डेवलपमेंट किया था MIRV टेक्नोलॉजी। MIRV टेक्नोलॉजी क्या है, इसमें मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, ठीक है। इसमें क्या पहले क्या हो रहा था, एक जो है एक मिसाइल जो है एक टारगेट के लिए यूज़ किया जाता था। अभी जो एक सेम मिसाइल अलग अलग टारगेट के लिए अलग अलग इसमें के लिए यूज़ कर पाएंगे। ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी 5D का 1971 में यूएस वाले ने डेवलप किए थे। उसके बाद रशिया चाइना भी डेवलप किया था। अभी उसके बाद फ्रांस और UK भी है। अभी इंडिया का फर्स्ट जो है ये चालू हुआ। इसमें क्या होगा, इसमें सेम मिसाइल MIRV टेक्नोलॉजी के थ्रू इसमें क्या अलग अलग जो है अलग अलग वार हेड, मतलब कोई एक चाइना में अलग अलग सिटीज़ में, बाकी जगह पाकिस्तान में एक मिसाइल अलग अलग वार में यूज़ कर सकते हैं। इसका रेंज क्या होगा, 5000 किलोमीटर ऊपर जो है, और जो न्यूक्लियर वेपन भी कैरी सक्षम है। एक बहुत बड़ा आविष्कार है। इसका पहले US 1971 में ऑलरेडी US के पास उन्होंने डेवलप कर लिखा था। उसके बाद सोवियत यूनियन, उसके बाद फ्रांस चाइना भी, UK में उसके पास है, इंडिया के पास फर्स्ट है। इसमें कुछ पॉइंट जानकारी आपको होना चाहिए। व्हाट इज मिसाइल क्या है, मिसाइल Agni 5 मिसाइल लॉन्ग रेंज मिसाइल डेवलप इंडिजिनसली किसने किया, DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलप ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने ऑलरेडी डेवलप किया 1990 से ऑलरेडी हमारा डिफेंस के पास है, ठीक है। लेकिन अभी जो न्यू डेवलपमेंट किया हुआ MIRV, ठीक है, MIRV मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल।
ठीक है। हाई वे AMI टेक्नोलॉजी क्या है? AMI टेक्नोलॉजी इज कैन बी 100 ऑफ 1000 और 5000 किलोमीटर पर एक ही सेम मल्टीपल वार हेड के लिए यूज़ कर सकता है, तो अलग अलग टारगेट में यूज़ कर सकता है, ठीक यूज कर सकता है। एज ऑफ नाउ यूनाइटेड स्टेट, रशिया, चाइना एंड इवन यूनाइटेड किंगडम फ्रांस जो है उसके पास ऑलरेडी है, चाइना के पास भी ऑलरेडी है। इसमें क्या है, इसमें सिग्निफिकेंस क्या है? मेन तो सिग्निफिकेंस चाइना जो है हमारा मिसाइल जो चाइना जो इतना ये करता है उसके लिए अलग अलग चाइना का सिटीज़ के लिए इक्विप हो सकता है, ऐसे बताया जा रहा है, ठीक है, अलग अलग मोर पार्ट ऑफ चाइना कवर कर सकते हैं। द फ्लाइट टेस्ट मिशन दिव्यास्तो हैज कैरिड आउट बाई कहाँ कौन सी के उड़ीसा में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद जो अब्दुल कलाम जो है आइसलैंड है कहाँ पे, उड़ीसा में, वहाँ से उन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है, राइट। डिप्लॉय मल्टीपल हेड वॉरहेड डिफाइंड लोकेशन गवर्नमेंट सोर्स टेक्नोलॉजी, मल्टीपल वॉरहेड में एक ही टेक्नोलॉजी है, AP मिसाइल मल्टीपल वॉरहेड के लिए यूज़ कर पाएंगे, मतलब इसमें क्या है, कई एक ही मिसाइल एक ही जगह को नहीं, अलग अलग वॉरहेड के लिए यूज़ किया जाएगा, ये हमारा अचीवमेंट है। ये माइलस्टोन है 1998 में जो है अग्नि मिसाइल डब्ल्यू इंपॉर्टेंट मिशन इंडियन टुवर्ड द ग्रेटर जियो स्ट्रेटेजिक रोल एंड कैपेबिलिटीज़। 1919 में कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट अंडर पोखरान 2, इसको न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था। टेस्ट फादर द प्रोग्रेस कैपेबिलिटी इंडिया लॉन्ग डिस्टेंस जो है इस मिसाइल के लिए कैपेबिलिटी ये करता है, ठीक है। और जो इन नाइनटीन चाइना अंडरगोज रैपिड एक्सपेंशन, चाइना तो रैपिड एक्सपेंशन और मॉडर्नाइजेशन इसमें किया, न्यूक्लियर एयरसोल किया, ये जो अचीवमेंट है ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। कौन सी मिसाइल बैकबोन इंडिया न्यूक्लियर वेपन, इंडियन वेपन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2019 में DRDO ने क्या किया था, एंटी सैटेलाइट मतलब डेमोन्स्ट्रेट एंटी सैटेलाइट जो कैपेबिलिटी अंडर मिशन शक्ति, इसमें उन्होंने मिशन शक्ति से सैटेलाइट ऑलरेडी लो ऑर्बिट में 300 किलोमीटर रेंज में जो भी सैटेलाइट है उसमें जो है ऐसा कुछ उसको नष्ट कर सकता है, उसको किल कर सकता है, ऐसा वो भी इंपॉर्टेंट कई चीज़ है, रशिया भी कुछ कर रहा है। चाइना हैज फील्ड और MRV चाइना का पर MIRV टेक्नोलॉजी है, इज रैपिडली मॉडर्नाइजिंग इस न्यूक्लियर रिजोल्व अकॉर्डिंग टू है बताया जा रहा है। इसमें इंडिया के न्यू अचीवमेंट है अग्नि भाई जो है MIRV टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये आर्टिकल इस तक बहुत काफ़ी काल से काफ़ी सारी आर्टिकल इसको पढ़ा रहा था। दूसरा जो काफ़ी इशू में ये आ रहा है जो नॉन जो है सेंटर कई साउथ का कई सारी स्टेट ऐसा ही है जिसमें BJP जो गवर्नमेंट नहीं है, जो अदर देन BJP गवर्नमेंट, उस सारे स्टेट्स में उनका कहीं ना कहीं उनका ये तो आर्गूमेंट ये है, उनको जो सेंटर से जो फंड मिलते हैं एज पर फाइनेंस कमीशन, ठीक है। फाइनेंस कमीशन क्या है, एज पर आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन में गठन किया जाएगा, उसमें जो स्टडी करेंगे हर 5 ईयर्स के बाद, क्या करेंगे 5 ईयर्स के बाद उन्हें स्टडी करते हैं सेंटर स्टेट के बेस में डिवीजन ऑफ टैक्सेज, मतलब जो फंड कलेक्शन होगा सेंटर से फंड कलेक्शन तो कितना % स्टेट को देंगे। सपोज अभी जो लास्ट 15 जो कमीशन कंप्लीट हुआ था, अभी 16 कमीशन रनिंग में है। 15 कमीशन में जितना भी था 41%, ऐसा बात 41% जो है सेंटर का जो जितना भी कलेक्ट होगा स्टेट को दिया जाएगा, ऐसा कुछ है। लेकिन काफ़ी सारे स्टेट का कहना है उनको इतना मिलता है 31% ही नहीं मिलता है। मेनली जो नॉन BJP स्टेट है साउथ का उनका एक रिक्वायरमेंट है। अभी जो आर्टिकल बात दिया है मेन इशू 16 शेड्यूल में जो ये सब जो पहले जो इश्यूज मिला था उनको सारे 16 शेड्यूल में उसको क्लियर किया जाए, तो इसी से रनिंग में है। तो जो बहुत सारी स्टेट्स है उनका बहुत सारी कहना है, बहुत सारी दिक्कत है, कोई इशूज़ है, तो ये सारी 16 शेड्यूल में उसका क्लियरिटी हो जाए, ये कुछ ज़रूरी भी है। कुछ पॉइंट आपको जानकारी के लिए चाहिए। व्हाट इज रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन क्या है, कब रोल क्या जानकारी होना चाहिए। व्हाट इज द बेसिक फॉर एलोकेशन टैक्स रेवेन्यू बाय वेरियस स्टेट, द वेरियस स्टेट्स के जो सारी स्टेट एक ही जैसे 41% नहीं मिलेगा, उसका कुछ क्राइटेरिया है, सर्टेन क्राइटेरिया का स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा, ठीक है। कुछ स्टेट को अच्छा मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, कुछ स्टेट कम मिलेंगे, वो डिपेंड का कुछ क्राइटेरिया है, ठीक, वो क्राइटेरिया की आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। हैज़ द परसेंटेज शेयर द इंडिविजुअल पोल ऑफ टैक्सेज बिन रिड्यूसिंग फॉर साउथर्न स्टेट के लिए जो टैक्सेज है डिविजुअल पोल, जिसको डिविजुअल पोल बोलता है, कितने डिविजुअल पोल है साउथर्न स्टेट के रिड्यूस हो रहा है क्या, व्हाट आर द सॉल्यूशंस, क्या ये सारी पॉइंट के ऊपर उन्होंने बातचीत की। तो कुछ पॉइंट आपको जानकारी के लिए चाहिए, कुछ बेसिक चीज़ आपको जानकारी चाहिए। व्हाट इज डिविजुअल पोल ऑफ टैक्सेज, डिविजुअल पोल टैक्सेज क्या है, आर्टिकल 270 ए भी बोल रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स क्या बोल रहे हैं, एक स्कीम लागू करना है जो सेंटर जितना कलेक्शन करते हैं, सेंटर क्या कलेक्शन करता है, इनकम टैक्स कलेक्ट करते हैं, GST कलेक्ट करता है, CS
कंपलसरी जो पॉइंट जो है एग्री करते हैं, ठीक है। जी कलेक्शन है, सेंट्रल जो है इनकम टैक्स जो है जीएसटी है, सेंट्रल शेयर ऑफ जो सारी गुड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन टैक्स कलेक्ट करते हैं, उसका शेयर जो है स्टेट को देना पड़ेगा। कुछ सर्टेन रूल्स हैं, वो रूल्स डिसाइड कौन करेंगे? फाइनेंस कमीशन करेंगे। फाइनेंस कमीशन हर 5 साल बाद गठन होता है, 5 साल के लिए वैलिड होता है, ठीक। अभी 15 कमीशन तो कंप्लीट हो गया, अभी 16 कमीशन, अभी लेटेस्टली सेशन कमीशन का जो है कमिटी अभी गठन हुआ था। तो फाइनेंस कमीशन जो है आर्टिकल 280 का अंदर जो है फाइनेंस कमीशन का बताया गया था, कमीशन गठन हर 5 साल के बाद डिक्लेयर करेंगे, अपने स्टडी करेंगे, स्टडी करने बाद अपना जो राय देंगे मतलब अपना रिकमेंडेशन देंगे, उस रिकमेंडेशन से सेंटर डिसाइड करेंगे स्टेट को कितना, हर स्टेट को कितना देना है, ठीक है। कुछ पैरामीटर है, पैरामीटर हम 1 में डिस्कस करते हैं। तो ये भी क्लियर हो गया, आर्टिकल 270 जो स्कीम मतलब तो होगा, और 280 जो है फाइनेंस कमीशन है, डिसाइड हो गया। गारंटीड एड जो है, और जो है किन तक गारंटीड स्टेट ऑल्सो प्रोवाइड गारंटीड एड, जो एड्स जो है कुछ चार्ज होता है वो भी रिकमेंडेशन करते हैं, ठीक है। हाउ द फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 5 ईयर्स करते हैं, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय यूनियन गवर्नमेंट। ये कॉन्स्टिट्यूट ऑफ चेयरमैन था, एक चेयरमैन 4 अदर जो है मेंबर्स रहेंगे एज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। फाइनेंस कमीशन जो है एक्ट 1951 में स्पेसिफाई द क्वालिफिकेशन ऑफ द फाइनेंस चेयरमैन अदर मेंबर्स, ठीक है। 1 चेयरमैन रहेंगे, अदर 4 मेंबर रहेगा, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट नोटिफाई द कॉन्स्टिट्यूशन 16 शेड्यूल कमीशन अंडर द चेयरमैन। रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट जो है 16 फाइनेंस कमीशन उन्होंने गठन किया, उसका चेयरमैन डॉक्टर अरविंद जो है पनागड़िया है, उनका करके उसको लोग जो रिपोर्ट देंगे 2026 से 2031 तक, 2026 से 2031 तक, 31 तक इसको लागू होगा। ये पॉइंट क्लियर है। अभी व्हाट इज द बेसिक फॉर एलोकेशन, बेसिक पर एलोकेशन क्या क्या बेसिक है जिसको एलोकेशन किया जाता है, काफ़ी सारे पॉइंट है। अच्छा बताया जाओ, अभी जो लास्ट 41% जो है 15 शेड्यूल जो है 15 कमीशन जो है वो 41% रिकमेंड किया था सेंटर स्टेट को देंगे, अलग अलग स्टेट में डिफाइन करेंगे। कुछ पॉइंट जो है डिफाइन का हर स्टेट को इक्वली नहीं 41% नहीं मिलेगा, डिफाइन कुछ सर्टेन क्राइटेरिया के ऊपर। क्राइटेरिया जो हम देख लेते हैं, एक तो बोलते हैं इनकम डिस्टेंस। इनकम डिस्टेंस क्या है, सपोज कुछ स्टेट ऐसा भी है जो पार कैपिटा इनकम काफ़ी अच्छा है, जैसे कि साउथ में केरला हो गया, कुछ स्टेट हरियाणा होगा, कुछ स्टेट है महाराष्ट्र होगा जिस इंडस्ट्री अच्छा है, गुजरात है उसमें पार कैपिटा इनकम अच्छा है। कुछ स्टेट ऐसे भी जो पार कैपिटा इनकम बहुत पोर है, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, ऐसे कुछ स्टेट है इनकम जो है बहुत पोर है। तो अगर जो पार कैपिटा इनकम हाईएस्ट जिसका किसका है हरियाणा, उसको अच्छा बिहार का बात कर, बिहार का कितना है, हाईएस्ट से कितना डिफरेंस, दिस इज डिफरेंस, ठीक है। ये डिफरेंस इसको ऊपर जितना ज़्यादा होगा उस स्टेट को ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है, ठीक है। इस पॉइंट क्लियर है, मतलब हाईएस्ट से लेके उस स्टेट का, अगर बिहार का बात करेंगे, बिहार का अगर 50 पार कैपिटा इनकम पे, तो उसके बाद हाईएस्ट के स्टेट का कितना उसमें डिफरेंस क्या है उसको डिस्टेंस मिलेगा। इसका वेटेज कितना दिया जाएगा, टोटल मार्क्स 100 के ऊपर ये जो डिफरेंस है वो जो ये तो मतलब इनकम डिस्टेंस है, पहले 11 फाइनेंस कमीशन में वो कितना था 62.5, उसके बाद 50%, उसको 47%, और 14 में 50%, अभी 15 कमीशन में हाई कमीशन 45%, मतलब मैक्सिमम मेजोरिटी जो है डिस्टेंस, इसमें इक्वालिटी मतलब जो गरीब स्टेट्स है उसको इक्वालिटी करने के लिए उसको ज़्यादा फंड दिया जाता है, एक तो मोटा मोटा समय में, मतलब जो जिसका स्टेट कलेक्शन बहुत कम है उसको ज़्यादा दिया जाए, ऐसा सोच के। पॉपुलेशन पॉइंट में उसका पॉपुलेशन जो है 1971 जो सेंसस था उसको अप टू तो 14 तक था, उसके बाद जो है 2011 सेंसस अप टू तो 14 सेंसस था, उसके बाद 2011 में क्या हुआ था 2014 सेंसस, उसके बाद 15 पहले तो क्या 1970 सेंसस था अप टू कितना था 14 तक, उसके बाद जो है 14 15 दोनों मिला के अभी जो है 15 लास्ट जो है 15% 2011 का, जिस कंट्री का जिस स्टेट का पॉपुलेशन ज़्यादा है उसको ज़्यादा मिलेगा एज पर 15%। ऐसा भी नहीं हो कुछ स्टेट ऐसे भी इसको फर्टिलिटी कंट्रोल किया, पॉपुलेशन कंट्रोल किया, ऐसे भी कम मिला, ऐसे नहीं होना चाहिए। उसको 15% जिसका पॉपुलेशन ज़्यादा है उसको 15% परसेंटेज दिया जाता है। दूसरा है एरिया का परसेंटेज, जिस स्टेट का एरिया ज़्यादा है उसका ज़्यादा मिलेगा, इसका कंट्रीब्यूशन कितना 15%, देखो पहले 10% था 15 ऐसा हो गया। और जिस स्टेट काफ़ी बड़ा स्टेट हो गया, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश काफ़ी बड़ा स्टेट है उनको ज़्यादा मिलेगा, ऐसा है। फॉरेस्ट कवर जो स्टेट का फॉरेस्ट कवर ज़्यादा है उसका 14 कमीशन में था और उसको 15 में नहीं है।
फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी में 15, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी में 15 कमीशन में 10% में मिला गया। फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी में फॉरेस्ट का काम जो है जब मेंटेन किया, बार मेंटेन किया, उसको इकोलॉजी मिलेंगे। उधर को मेंटेन किया, फॉरेस्ट पॉपुलेशन मेंटेन किया, ये सब। दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स पहले था भी नहीं है, फिजिकल डिसिप्लिन जो पहले था भी नहीं है, फिजिकल डिसिप्लिन। और डेमोक्रेटिक परफॉर्मेंस, डेमोक्रेटिक परफॉर्मेंस जिस स्टेट जो है परफॉर्मेंस देखा, डेमोक्रेटिक पॉपुलेशन कंट्रोल किया, डेमोक्रेटिक परफॉर्मेंस के ऊपर कंट्रोल, टैक्स कलेक्शन डेमोक्रेटिक परफॉर्मेंस हो, टैक्स रिपोर्ट में 2.5 जिस ऐसे भी हो जिसको टैक्स कलेक्शन अच्छा किया जो 2.5% को मिलेंगे। ठीक है, ये कुछ पॉइंट इसका बेसिस में करेंगे। अभी जो है बताया जा रहा है जिस जो साउथर्न स्टेट है जैसे केरला, कर्नाटक, उसमें हो सकता हायर इनकम स्टेट है, उसमें अगर इनकम डिस्टेंस जो वो कम हो जाएगा, हायर इनकम ऑलरेडी है, इनकम कम हो जाएगा तो उसका परसेंटेज भी कम हो जाता है, ये भी पॉइंट है। ठीक है, और पॉपुलेशन साउथ में जो पॉपुलेशन कम है उसका परसेंटेज, पॉपुलेशन के 15% मार्क्स दिया गया, पॉपुलेशन कम मिल जाएगा। एरिया भी कम है, वो भी मार्क्स कम हो जाएगी, वो तो उसको परसेंटेज कम हो जाएगा, ये कुछ पॉइंट है। हाँ, कुछ पॉइंट। और डेमोक्रेटिक जो है परफॉर्मेंस, डेमोक्रेटिक परफॉर्मेंस 10-12% जो है कंट्रीब्यूशन है। डेमोक्रेटिक परफॉर्मेंस जो अगर अच्छा कर ले, बट टैक्स रिपोर्ट अच्छा किया, उसमें उसको परसेंटेज अच्छा मिलेगी, कुछ पॉइंट है। जैसे कि बात करें पार कैपिटा जो है, अमाउंट इस स्टेट गॉट दी एवरी रुपीज कंट्रीब्यूटेड टू दी सेंट्रल टैक्स 12, मतलब बिहार स्टेट उत्तर प्रदेश से ऐसा भी कंट्रीब्यूशन अच्छा मिला जाएगा, जिसमें क्या बिहार उत्तर, जिसमें इनकम ज़्यादा है जैसे कि गुजरात और हरियाणा, उसको कम मिला, देखो हायर इनकम है। और जिसमें पोर इनकम है उत्तर प्रदेश, बिहार जो है, आसाम जो है, इसमें ज़्यादा मिला। पॉपुलेशन के ऊपर जो है, पॉपुलेशन डिस्कस किया, पॉपुलेशन भी है, पॉपुलेशन को डिपेंड किया। फॉरेस्ट इकोलॉजी कंसीडर शेयर ऑफ डेंस फॉरेस्ट और स्टेट इन अकॉर्डिंग टू डेंस फॉरेस्ट टू अदर स्टेट, जिसमें डेंस फॉरेस्ट है उसमें फॉरेस्ट इकोलॉजी मिलेगा, और कुछ स्टेट में अच्छा फॉरेस्ट है उसमें इकोलॉजी अदर एज कम्पेयर टू अदर, इट इज एवरेज। ठीक है, डेमोक्रेटिक परफॉर्मेंस बात किया था, डेमोक्रेटिक लो फर्टिलिटी, उसमें लो फर्टिलिटी रेशियो, उसमें परफॉर्मेंस ज़्यादा मिलेंगे। टैक्स रिपोर्ट, जिसको टैक्स कलेक्शन ज़्यादा, उसको भी ज़्यादा मिलेंगे, कुछ पॉइंट है। इश्यूज़ क्या बोले, जो बात बोल रहा है, जो इश्यूज़ जो है सेंटर जो है सेस और सरचार्ज कलेक्ट करते हैं, वो पार्ट में नहीं, उसको शेयरिंग में नहीं आता है। ठीक है, इसमें क्या है मेनली जो कई सारी जो है सेंटर ने कई सारी जो है स्कीम लागू करता है, कैसे उसको यूज़ करते हैं। एक तो सेस और सरचार्ज के बहुत सारे, एक तो गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट सेस और सरचार्ज लेके जाता है, लेकिन वो जो है इसके अंदर शेयरिंग में नहीं लाते। नंबर पॉइंट एक है, सेस और चार्ज कलेक्टेड बाय इंडियन गवर्नमेंट नॉट शेयर बाय स्टेट्स, इसको भी डिफाइन हो रहा है। और जो कभी जो केरला का बात करें, तमिलनाडु की बात करें, इसका जो अच्छी इनकम है, लेकिन उसका जो इनकम डिस्टेंस कम होने की वजह से उसको भी शेयरिंग कम हो जाता है। ऐसे बड़े जो उसका जो कम से कम जो 41% शेयरिंग का रिकमेंडेशन था, अभी उनको कितना मिला, 32% उनको मिला, ये भी एक कॉन्ट्रडिक्टिव पॉइंट है। ठीक है, बोला टोटल टैक्स ऑफ 41%, अभी क्या बोल रहा था 47 रिकमेंडेशन, मतलब 41% रिकमेंडेशन था, 32% टोटल टैक्स मिली। स्टेट रिसीव्ड 9.5 लाख करोड़ और उसमें 11 करोड़ 12 करोड़ रिस्पेक्टिवली, ये जो 3 स्टेट है। ठीक है, जीएसटी कॉम्पिटिशन पार्शियली रिलीज बाई सेंट्रल स्पॉन्सर जो है, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स है, सेस और सार्चा यूज़ करते हो, जीएसटी परसेंटेज वो यूज़ कर लेते हैं। Central amount of state get back to every rupees contribute to central tax स्टेट वेरिएशन होता है, कुछ बिहार सेंट्रल स्टेट वेरिएशन, अलग अलग वेरिएशन है, कुछ स्टेट में बहुत कम मिलते हैं स्टेट वाइज। कई सारे पैरामीटर है, पॉपुलेशन, फॉरेस्ट इकोलॉजी, डेमोग्राफी इकोलॉजी, और जो है बाकी सारे डिस्टेंस काफ़ी जो पॉइंट है उसके लिए वेरिएशन हो जाएगा। जैसे हम देख रहे हैं स्टार्ट में बिहार अच्छा मिला, उसको उत्तर प्रदेश मिला अच्छा मिला। इसमें देखा जो कुछ स्टेट में है साउथ डिस्टेंस स्टेट, उसको कम से कम रिड्यूस हो गया, जिसका हम देख रहे हैं कर्नाटका जो केरला में रिड्यूस हो गया साउथ डिस्टेंस, तमिलनाडु गुजरात में अच्छा है, इसमें तो महाराष्ट्र में अच्छा है, बिहार में भी थोड़ा पहले कम था, अभी थोड़ा इंक्रीज़ कर रहा है, राजस्थान में इंक्रीज़ कर रहा है, उत्तर प्रदेश में एट पार है। ये कुछ स्टेट टू स्टेट वेरिएशंस हैं। तो सॉल्यूशंस के बात है, सॉल्यूशन का बात है कि डिविजन पोल कैन बी इनलार्ज, डिविजन पोल में इनका जो सेस एंड साथ से इंक्लूड करना चाहिए, ये बात कर रहा था। और जो हॉरिजॉन्टल जो डिविजन स्टेट टू डिफरेंस उसको रिड्यूस किया जाए, ऐसा भी पॉइंट है। जीएसटी काउंसिल में जो है पार्टिसिपेंट स्टेट इन कॉन्स्टिट्यूशन वर्किंग एफसी शुड बी कंसिडर्ड। ठीक है, जीएसटी काउंसिल मोर फॉर्मल अरेंजमेंट पार्टिसिपेंट स्टेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्किंग एफसी शुड बी कंसिडर्ड। जीएसटी काउंसिल में जो फाइनेंस कमीशन है उसको इंक्लूड किया जाए, ऐसा बात कर रहा है।
शेयर टैक्स अमंग स्टेट, जो काफ़ी सारी स्टेट को जो क्या से डिफरेंस हुआ तो ये भी देखा रहे हैं। कोई से स्टेट है उसमें जो कम देख रहे हैं, जैसे कि हम बात करें नॉर्थर्न स्टेट, ठीक है, उसमें बिहार में देखो, बिहार में तो रिड्यूस हुआ, पहले इसमें इंक्रीज हुआ। उत्तर प्रदेश में पहले 19 था, अभी 17.90 ये हुआ, मतलब माइनस में है। अभी जो कुछ पॉइंट में महाराष्ट्र में तो पहले 5 पॉइंट था, अभी 2.6 इंक्रीज हुआ, ठीक। कुछ रिड्यूस हुआ हिली स्टेट में, 3.6 हिली स्टेट में इंक्रीज हुआ। ईस्टर्न में 15.47 था, अभी 15 वो भी रिड्यूस हुआ। तमिलनाडु में काफ़ी 5.3 था, 4.0। साउथर्न स्टेट काफ़ी रिड्यूस हुआ। हम देख रहे हैं अगर साउथर्न स्टेट देख रहे हैं ना, यहाँ पे 8% है, वो काफ़ी इंक्रीज हुआ। एक कुछ पॉइंट है जो फाइनेंस कमीशन और सेंटर टू स्टेट टू डिविजुअल पोल कपोर, इसके ऊपर काफ़ी चर्चा, काफ़ी आर्टिकल इसके ऊपर आ रहा है। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम बहुत जल्दी नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, रिसेंटली एक स्टडी किया गया था, उसमें ये पाया गया है राइनोज कैन नॉट स्वीट। राइनोज जो है वो पोषण नहीं होता, वो जो हमारा ग्लोबल इंक्रीजिंग टेम्परेचर है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, वो कैलकुलेट किया गया। इसमें ये पाया गया जो काफ़ी जो मैक्सिमम राइनो कहाँ पे रहते हैं, मैक्सिमम साउथ अफ्रीका रहते हैं। साउथ अफ्रीका में कितना मैक्सिमम वर्ल्ड में अगर 23,000 में 23,000 23,000 राइनो है, तो मैक्सिमम मतलब 22,000 के ऊपर जो है साउथ अफ्रीका ही है। अभी ये स्टडी किया गया था, तो इंक्रीजिंग टेम्परेचर साउथ अफ्रीका इंक्रीजिंग टेम्परेचर जो है एज पर उसमें स्टडी किया गया, उसका टेम्परेचर उसमें रेनफॉल कितना होता है और इंक्रीजिंग टेम्परेचर किया था, उस दोनों का कंबाइन कैलकुलेशन के बेस में ये पाया गया। तो 2085 के बाद जो अगर कोई स्टेप नहीं लिया जाए तो राइनो जो है साउथ अफ्रीका से उसमें कम से कम उसका जो हैबिटेट जो है इसका सर्वाइव करना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा, मे बी उसको ख़त्म भी हो जाएगा, ऐसा भी सोचा जा रहा है। कुछ पॉइंट है। साउथ अफ्रीका में कितना है, साउदर्न अफ्रीका में 22,137 मतलब है उसका राइनोस है। वर्ल्ड में कितना है 23,000 23,500 आसपास है, मतलब मैक्सिमम जो है साउथ अफ्रीका में रहता है, ठीक है। ऐसा भी स्टडी किया गया अगर वो साउथ अफ्रीका कितना बारिश होता है और टेम्परेचर कितना कम हो जाता है। टेम्परेचर बारिश से बहुत कम होता है, साउथ में बहुत गर्मी है, तो गर्मी जब डे बाई डे इंक्रीज होते जा रहे हैं 2085 के बाद जो है, तो उसके बाद जो राइनोस में साउथ अफ्रीका जो मेजर सिटी है वहाँ पे जो है उसको सर्वाइव करना बहुत मुश्किल पड़ जाएगी। उस वाई राइनोस से डेंजर आर बीइंग वाइप आउट, मतलब अगर राइनोस का मतलब डेंजर हो, टेम्परेचर बात करते स्वीट नहीं होता, उसको बॉडी जो हीट इतना जनरेट हो जाता है, तो कूलिंग के लिए उसको कूल डाउन करना पड़ेगा, पानी के अंदर जाना पड़ेगा, कोई छाँव में गाछ का छाँव में जाकर जाना पड़ेगा उसको, तो अभी उसको सर्वाइव कर पाएंगे। तो इसलिए जो है अगर इसको एक्शन क्या लिया जाए, एक्शन जो है काफ़ी सारे जो हमारा जो जहाँ पे नेशनल पार्क है वहाँ पे जो वाटर छाँव का एक तो ट्री लगाया जाए, और जो वाटर का मतलब पानी का अरेंजमेंट किया जाए, उसके लिए आने चल के दिन में इसको स्टेप लेना पड़ेगा। कैलकुलेशन किस बेस में जो बात करते हैं एज पर रेनफॉल और इंक्रीजिंग टेम्परेचर में कैलकुलेशन किया गया था। एक्शन टेकन, हाउ मेनी जो मेनी न्यू वाटर सोर्स टू बिल्ड अ नेशनल पार्क के अंदर मेनी वाटर सोर्स इंक्रीज करना पड़ेगा, उसके अंदर जो छाँव आज का छाँव इंक्रीज करना पड़ेगा, और जो ह्यूमन जो वहाँ पे जाके ह्यूमन जो वहाँ पे एंट्री करना प्रोहिबिटेड, मतलब एंट्री करना वहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। एसेंशियल जो ह्यूमन कवर अनडिस्टर्ब कवर, मतलब अनडिस्टर्ब कवर वहाँ पे जो क्रॉप कल्टीवेशन मतलब जहाँ पे कल्टीवेशन में रिड्यूस करना पड़ेगा। ह्यूमन इकोसिस्टम, ऐसा भी नहीं इकोसिस्टम इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इंक्रीज कर रहा है, इकोसिस्टम ऐसा भी नहीं रहने के लिए उनको जो है पार्ट टू पार्ट जाने के लिए उनको डिस्टर्बेंस ना हो, वो भी हमको इंश्योर करना पड़ेगा। Corridor also we need to be set up in rhinos to move between the park and corridor भी मूव इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, वहाँ पे आदमी का आना जाना बंद रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, जैसे कि राइनोज जो है वहाँ पे बराबर चल पाएंगे, वहाँ पे जो है जहाँ पे गाछ है गाछ के नीचे जो पे छाँव में रेस्ट कर पाए। ट्री कवर करना पड़ेगा, जो ट्री कवर डिलीवर प्लान टू सो द राइनोस एंड होम रेंज, जो होम रेंज करना पड़ेगा। और जो है एक शेल्टर जो वाटर जो करना पॉन्ड जैसे का बनाना पड़ेगा, जहाँ पे वहाँ पे जो राइनोस वहाँ पे जा सके। कॉस्ट विल बी ह्यूज प्रॉब्लम, अगर मैक्सिमम जो कॉस्ट काफ़ी नेशनल पार्क है एमएलए जो कॉस्ट रिलेटेड फंड जो है जनरेशन बहुत पोर है। अभी जो फंड रिक्वायरमेंट होता है इको सिस्टम बनाने का सफारी बनाया गया, जितना भी कॉस्ट इनकम होता है ऐसे भी जो उसका ऐसा भी ना हो उसको फंड जो अच्छा के लिए कम से कम ऐसे इको सिस्टम के उसको इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम ना हो उसको ऐसा भी इंश्योर करना पड़ेगा।
स्टडीज कॉल फॉर गवर्नमेंट पीपल टू प्रोटेक्ट इन्वेस्ट इन नेशनल पार्क, गवर्नमेंट का प्रोटेक्ट नेशनल करना पड़ेगा। ऐसे भी हो कम से कम ये भी बताया जा रहा है राइनो जो है इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं इकोसिस्टम में राइनो इंपॉर्टेंट नहीं, इकोसिस्टम के लिए राइनो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इकोसिस्टम अगर डिस्ट्रॉय होना रुका जाए तो राइनो को हमको सर्वाइव को उसको बचा के रखना पड़ेगा, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। ये आज का आर्टिकल है। अगर थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग माय चैनल। अगर मेरा चैनल सही लगा तो लाइक शेयर कमेंट एक बार जरूर होना चाहिए, एक सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।